नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह चरण, सहआचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम बता रहे हैं इस टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कर बाजार में उस अवस्था से जिसमें विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक न होकर अधिक होती है तथा वस्तु विभेद के कारण विक्रेता को वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न न होकर अपूर्ण स्थानापन्न होती है। यानी पूर्ण रूपेण से नहीं बदल सकते, लेकिन वो क्या होगी, अपूर्ण स्थानापन्न होती है। इसमें प्रत्येक विक्रेता को अपनी वस्तु विशेष के लिए एकाधिकार होते हुए भी अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यहाँ वस्तुएं जो होती है, जैसे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है कि एक किसी को कहेगा मेरे को थम्स अप, किसी को लिम्का, किसी को पेप्सी, किसी को कोक पसंद है, तो वहाँ पर स्थानापन्न है, यानी उसको बदल सकता है, लेकिन जो पूर्ण रूपेण से नहीं, यानी कि उसका किसी तरीके का क्वालिटी में अंतर किया जाता है, थोड़ा बहुत अंतर, किसी कलर में अंतर कर दिया, ये कर दिया, तो यहाँ पर है कि अपूर्ण स्थानापन्न होगी। पर यहाँ मार्केट में दूसरी एक ही वस्तु से, यानी एकाधिकार और प्रतियोगिता भी। एकाधिकार है कि उस जैसे एक ने कलर डाल दिया मान लीजिए, तो दूसरा उस जैसा कलर नहीं डाल सकता। प्रतियोगिता है कि उस जैसा ही, उसमें भी टेस्ट है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के शब्द से ही प्रकट होता है कि इसमें एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा दोनों का समावेश होता है। दो तत्व पाए जाते हैं। एकाधिकार का तत्व इस रूप में पाया जाता है कि प्रत्येक विक्रेता के अपने कुछ ग्राहक होते हैं, जिसमें फर्म वस्तु विभेद के कारण थोड़ी ऊंची कीमतें वसूल करने में समर्थ होती है। यानी कुछ लोग है कि मुझे तो पेप्सी पसंद है, तो कहेगा पेप्सी पीनी मेरे को, तो उसको अलग है कि वो 5-10 रुपये ज़्यादा भी ले सकता है और उसको ज़्यादा भी कर सकता है। तो इससे एकाधिकार स्थापित होता है। प्रतिस्पर्धा का तत्व इसलिए पाया जाता है कि अनेक विक्रेता होते हैं, इसलिए एक फर्म का अपनी वस्तु की कीमत पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता। इससे प्रतिस्पर्धा का भय निरंतर बना रहता है। देखिए, वो चाहे कि पेप्सी वाला ही चाहे, कोक वाला चाहे, थम्सअप वाला चाहे कि मैं सबसे ज़्यादा कीमतें वसूल कर लूँगा। अगर 2-5-10 रुपये का अंतर है तो सब अपनी अपनी पसंद को, यही अंतर अगर 100-50 रुपये का पड़ जाए तो लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं वही पी सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास है कि उसकी ज़्यादा कीमतों में अंतर भी नहीं कर सकता। तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के लक्षण के संबंध में प्राय ये स्वीकार किया जाता है कि इसमें प्रत्येक विक्रेता कीमत निर्धारण, विज्ञापन, वस्तुओं विभेद के विक्रय और अपनी स्वतंत्र नीति अपना सकता है, और बाजार में अनेक विक्रेता होते हैं तथा वस्तु की कई किस्में होती है। इसलिए अकेला विक्रेता कार्यकलापों पर अन्य विक्रेताओं पर विशेष ध्यान नहीं देता। वह कीमत घटाकर या अन्य विक्रेताओं को गहरी क्षति नहीं पहुंचाता। कोई कहे कि ये तो बहुत सस्ती बेच दे, अगर 2 लीटर की बोतल कोई भी मान लीजिए उसमें बेचता है 30-35 रुपये में बेचता है, एक बेच रहा 80-85-90 रुपये में, तो ये घटाकर कीमतों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक मार्केट में आई थी एक कोल्ड ड्रिंक जयंती, वो 35 रुपये का सीधी सप्लाई कर रहा था। तो यहाँ हम ये देखें कि वहाँ से उस लोगों ने ले और फिर उसको जैसे टेस्ट कर, इसमें वो बात नहीं, तो वो बात कौन सी आ गई ये पता नहीं रहता उनको। दिमाग में ये बैठ जाता है उपभोक्ताओं के कि ये इतनी सस्ती दे रहा है, इसका मतलब है इसमें वो क्वालिटी नहीं है। अब उसने एक छोटा सा पैक कर दिया, उसमें जो 10 रुपये की उस जो कोक का थम्सअप इनसे भी छोटी कर दी, तो अब सब कहेंगे कि वो बात आ गई। तो एक तरीके से है कि धारणा कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कीमतें घटाकर भी या कोई ज़्यादा बहुत कीमतें बढ़ाकर कोई मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की मान्यताएं हैं कि प्रत्येक फर्म उद्योग की विभेदीकृत वस्तु की एक विशेष किस्म या ब्रांड का उत्पादन करती है, कि अपनी अपनी एक अलग ब्रांड होगी और उसका उत्पादन वो करती है। उद्योग में अनेक फर्में हैं कि बहुत सारी फर्में जो उत्पादन वस्तु सेवाओं का उत्पादन करती है। प्रत्येक फर्म का बाहर या निर्गमन की स्वतंत्रता है। कोई भी फर्म उद्योग में आ सकती है और कोई फर्म उद्योग को छोड़ के जा सकती है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। उद्योग के प्रति साम्य की दशा पाई जाती है कि सभी की उद्योग के प्रति यानी एक जैसी लगभग कीमतें पाई जाएगी। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं कि एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली फर्मों विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक न होकर केवल अधिक
होती है। उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, यानी कोई भी उद्योग में नई फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म उद्योग छोड़कर जा सकती है। वस्तु विभेद पाया जाता है, वस्तु में अंतर पाया जाएगा। प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु विशेष के लिए एकाधिकारी होती है, या विभिन्न फर्मों की वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होने से प्रतियोगिता का पूर्ण न होते हुए भी तीव्र होती है। और समरूप या लगभग समरूप वस्तुएं होने पर भी विक्रेताओं में अपनी अपनी पसंद होती है। क्रेताओं या विक्रेताओं में अपनी अपनी पसंद होगी और अधिक लोचदार मांग वक्र होता है। ये मांग वक्र है जो एकाधिकार से अधिक लोचदार होता है। अब एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में साम्य अथवा कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत और उत्पादन का निर्धारण के लिए दो विधि देखते हैं। एक तो कुल आगम एवं कुल लागत विधि और दूसरी है सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि। यहाँ हम पहले देख रहे हैं कुल आगम एवं कुल लागत विधि। इस विधि के अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता में कि उत्पादन मात्रा तथा मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित करेगा जहाँ कुल आगम कुल लागत के बीच अधिकतम अंतर हो। इससे एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्ति हो, क्योंकि उसका लाभ टीआर और टीसी के अंतर से ही नापा जाता है। यानी यहाँ हम ये देखते हैं कि टीआर वक्र जो ऊपर जो बना हुआ है, टीआर वक्र वो तो कैसे जाएगा हमारे पास इस तरीके का, और टीसी वक्र ऐसे घूम के जा रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि समांतर रूप से लाइनें खींचेंगे, और ये समानांतर जो लाइन है कि जहाँ टीआर टीसी में सर्वाधिक अंतर होगा वहाँ फर्म को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। ये जो बिंदु है हमारे पास, ये जो बिंदु है जीएच, या न लाभ न हानि की स्थिति होगी। ये यहाँ पर कि न तो फर्म को टीआर टीसी के बराबर होते हैं तो न फर्म को लाभ मिलेगा और न हानि प्राप्त होती। ये हमारे पास ये दो बिंदु टीआरटीसी के न लाभ न हानि के बिंदु, या इनको कहते हैं समविच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। इस बिंदु से पहले फर्म को हानि होगी क्योंकि टीसी टीआर से अधिक है, और इस उत्पादन स्तर से बाद भी फर्म को हानि होगी क्योंकि यहाँ टीसी टीआर से अधिक है। लेकिन यही क्षेत्र है जिसमें फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होगा, और ये जो बिंदु है इस पर फर्म को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ टीआर और टीसी में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो अंतर है ये सर्वाधिक अंतर है, तो यहाँ फर्म को सर्वाधिक यानी OQ2 उत्पादन स्तर पर फर्म को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है यहाँ पर। अब देखते हैं दूसरी जो हमारे पास विधि है वो है सीमांत आगम एवं सीमांत लागत दृष्टिकोण। कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता फर्म में साम्य उस बिंदु पर होगा जहाँ सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो, यानी MR MC के बराबर हो। दूसरा बिंदु है साम्य बिंदु पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। तो ये देखिए इस तरीके से जा रहा है। तो एक तो ये साम्य की TRTC के बराबर होना चाहिए, दूसरा हमारे पास है कि ये नीचे से काटना चाहिए। तो नीचे से काटे ये निर्धारित करता है हमारे पास संतुलन स्तर को, ये कीमतें निर्धारित हो जाती है। तो ये उत्पादन निर्धारित होगा, यहाँ पर कीमत निर्धारित हो जाएगी, इतनी कीमतें निर्धारित होगी। तो दूसरा हमारे सामने है कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। अब देखते हैं फर्म का अल्पकालीन संतुलन या अल्पकाल में कीमत और उत्पादन का निर्धारण। देखें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्म के संतुलन का विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है कि अधिक संख्या में विक्रेताओं की उपस्थिति जो कि स्वतंत्र व्यवहार करें, या प्रत्येक विक्रेता का उत्पाद दूसरे से भिन्न या वस्तु विभेद की स्थिति होती हो। फर्म का एक निश्चित मांग वक्र AR वक्र होगा जो लोचदार होगा, यानी मांग वक्र होगा वो लोचदार होगा। अल्पकाल में कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती, यानी दीर्घकाल में तो कोई भी उद्योग में प्रवेश कर सकती है, कोई जा सकती है, लेकिन अल्पकाल में कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती। और प्रत्येक फर्म का अल्पकालीन लागत वक्र एक दूसरे से भिन्न होता है, और उत्पादन के साधन सेवाओं की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। ये हमारे पास इसके अंदर इसकी शर्तें या एक तरीके से मान्यताएं ली जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अल्पकाल में
समय इतना कम होता है कि फर्म अपनी पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकती। मांग मूल्य उत्पादन की मात्रा निर्धारण से अधिक प्रभावित रहती है। यदि मांग अधिक है तो फर्म को अधिक लाभ होगा और यदि मांग कम है तो फर्म को हानि भी हो सकती है। अतः अल्पकाल में फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या इसको शून्य लाभ कहें या हानि भी हो सकती है। तो 3 स्थितियाँ हमारे पास होगी कि पहली स्थिति असामान्य या अतिरिक्त लाभ। इसको हम कि यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगी फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ प्राप्त होगा यदि संतुलन की स्थिति में उसका औसत आय औसत लागत से अधिक हो, यानी ये लागत और ये इनकम, तो इनकम वक्र ऊपर हो और लागत वक्र नीचे हो तो असामान्य लाभ होगा। अब यहाँ जो हम ये करेंगे कि AR वक्र जो लोचदार खींचा, MR वक्र, और यहाँ से जो एवरेज SAC वक्र है, एवरेज कॉस्ट है, वो इस तरीके से खींच दिया। अब ये जो इसका न्यूनतम बिंदु आता है, यहाँ पर ये इसका न्यूनतम बिंदु है, इस न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ SMC वक्र जाना चाहिए। यानी SMC वक्र की जो खास बात है वो यही है कि इस SAC वक्र के इस न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ जाना चाहिए बिंदु। तो यहाँ हम जो साम्य का निर्धारित करते हैं, ये साम्य है कि ई बिंदु पर देखिए मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, ई बिंदु पर बराबर है यहाँ पर, और ये काटती हुई SMC इधर आ गई। तो यहाँ से इस टी बिंदु से तो इधर निर्धारित किया, ये नीचे से निर्धारित किया कि इनकम, इधर से यहाँ AR से जहाँ कट किया कीमतें निर्धारित हुई, नीचे से लागत निर्धारित हुई। तो यहाँ OP कीमत, OQ मात्रा निर्धारित हुई, OH जो है यहाँ पर ये लागत आ गई, प्रति इकाई लागत आ गई। तो यहाँ फर्म को HPTE क्षेत्र के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त होगा। दूसरा आ जाता है हमारे पास सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ, शून्य लाभ या कहीं इसको न लाभ और न हानि की स्थिति। देखिए इसमें जो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर ये SAC वक्र इस वक्र को स्पर्श करता हुआ जाता है, इधर से स्पर्श करता हुआ, यहाँ से इसको स्पर्श करेगा, इस तरीके से जाएगा और इस स्पर्श बिंदु इसके न्यूनतम बिंदु को काटे, इधर से स्पर्श की लाइन खींच सकते हैं पहले और फिर इसके न्यूनतम बिंदु को कटवाते ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ कीमतें निर्धारित होगी, यहाँ OP कीमत, OQ ही लागत OP ही लागत आती है, OQ उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ तो कुल इनकम भी इतनी हो रही है और लागत भी इतनी आ रही है, तो यहाँ पर फर्म को क्या होगा, सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं कि हानि की स्थिति। हानि की स्थिति में क्या है, SAC वक्र AR वक्र से ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इसको ऐसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि ये कहते हैं कि अल्पकाल में फर्म को हानि होगी यदि संतुलन की स्थिति में ये SAC है या कि औसत लागत औसत आय से अधिक हो। ये लागत अधिक होगी तो इसका मतलब हानि होगी। यहाँ पर इसके न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ ऐसे ये चला जाएगा वक्र, ये न्यूनतम बिंदु यहाँ पर कहीं है इसका, तो यहाँ इसके न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ जा रहा है। अब इसके संतुलन से यहाँ ले लिया, ये तो इसकी लागत आ गई, AR से जहाँ कट कर रहा है उसका और रेवेन्यू आ गया, इनकम कीमत निर्धारित होगी। तो ये हमारे पास ये क्या होगी, हानि। यहाँ लागत तो ज़्यादा आई और इनकम हुई कम, यहाँ से यहाँ तक ही इनकम हुई, तो यहाँ लागत ऐसी स्थिति में कीमतें, तो ये हमारे पास ये जो क्षेत्र है ये हानि की स्थिति का होगा। अब हम इसमें आगे देखते हैं दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण। ये दीर्घकाल में इतना लंबा समय होता है कि प्रत्येक कार्यशील फर्म न केवल उत्पादन के साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर अपनी पूर्ति को मांग के अनुरूप समायोजित कर सकती है, वरन अल्पकाल में जिस फर्मों को लाभ होता है उनके अतिरिक्त लाभ से आकर्षित होकर नई फर्में उद्योग में प्रवेश करती है और हानि होने पर कार्यरत फर्में उद्योग से बहिर्गमन कर जाती है। तो सामान्य उद्योगों में नई फर्मों का प्रवेश खुला रहता है, लेकिन कभी कभी नई फर्मों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाती है। तो यहाँ 2 स्थिति में देखेंगे, एक तो फर्मों का प्रवेश खुला होने पर, एक फर्मों का प्रवेश बंद होने पर। तो पहले हम ये लेते हैं कि फर्मों का प्रवेश खुला होने पर।
खुला होने पर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में नई फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्थिति में फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि दीर्घकाल में यदि किसी फर्म को अधिक लाभ प्राप्त होता है तो नई फर्में उसके लाभ से आकर्षित होकर उद्योग में प्रवेश करेगी और जिससे उत्पादन बढ़ेगा, कीमतें घटेगी और फर्म को औसत आगम वक्र नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। औसत आगम वक्र औसत लागत वक्र के बराबर हो जाता है और AR और LAC अगर बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ ही मिलेगा। तो यहाँ हमारे पास ये AR वक्र, ये MR वक्र, ये AR वक्र, ठीक है। तो यहाँ AR वक्र पे क्या करेगा, LAC स्पर्श करता हुआ जाएगा, ये LAC स्पर्श कर गया और यहाँ से हमने एक LMC निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, दीर्घकालीन संतुलन है तो LAC LMC तो बना देंगे, ये LAC बन गया, ये LMC बन गया, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके एक स्पर्श करवाता हुआ, जैसे हमारे पास ये लाइन आ गई यहाँ से, तो अब इस बिंदु पर स्पर्श करवाता हुआ एक SAC बना देंगे और इस SAC को काटता हुआ SMC बना देंगे जो इस बिंदु से काटता हुआ जाए। तो ये SAC और LMC इसमें बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ फर्म को क्या हो गया, OPTQ इतनी तो इनकम प्राप्त होती है और OPT और Q इस क्षेत्र के बराबरी लागत आती है, अतः फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। तो दीर्घकाल में अगर फर्मों का प्रवेश खुला है तो ऐसी स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। यदि फर्मों का प्रवेश अवरुद्ध कर दिया जाए, रोक दिया जाए, नई फर्मों को प्रवेश नहीं होने दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारात्मक प्रतियोगी फर्म को दीर्घकाल में लाभ प्राप्त होगा, असामान्य लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AR जो वक्र है और MR वक्र, अब इसके नीचे से SAC वक्र इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से जो ये LMC वक्र वो बन जाएगा, LAC वक्र बन जाएगा, LAC वक्र के न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ LMC वक्र जाएगा, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से संतुलन निर्धारित हो जाएगा। जैसे इसके बिंदु से काट गया, इसी बिंदु से काट के ये इस तरीके से LMC वक्र। अब यहाँ से एक SAC स्पर्श करवा देंगे और एक SMC को यहाँ से कटवा देंगे। यहाँ जो निर्धारित हुआ ये कीमतें ये निर्धारित, ये क्षेत्र जो हमारे पास है असामान्य लाभ की स्थिति का होगा।